Can you imagine Narendra Modi taking bribe from one of its official, from one of the DM, from one of the IS officer? Panic है सर, चारों हर तरफ पैनिक है। NCERT very beautifully says, very beautifully, year after year, Farooq Siyar tried to kill Sayyid brothers. Year after year, Farooq Siyar tried to kill Sayyid brothers, and year after year he failed. वो मुगल एम्पायर जिन्होंने 7 अजूबों में से एक अजूबा बनवाया is now in the hands of Muhammad Shah, and sorry Muhammad Shah Rangila. हेलो गाइस, आई एम अभय शुक्ला एंड आज हम तीसरा लेक्चर शुरू करने जा रहे हैं डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का, और ये फाइनल लेक्चर होगा। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का जो टॉपिक है उसका ये फाइनल लेक्चर होगा, और आज सारे कॉजेस को एनालाइज कर लेंगे। सारे कॉजेस जो भी है वो 1 में डाल लेंगे और हमेशा के लिए याद कर लेंगे। अब सर, पहली बात तो ये, और दूसरी बात ये कि इस टॉपिक को समझने के लिए जो पहले 2 वीडियोस हैं उनको भी देखना पड़ेगा, तभी आज का लेक्चर समझ में आएगा। और जब तीनों को आप क्लब कर लेंगे, तीनों लेक्चर्स को, तो आपके दिमाग में सारे कॉज के सारे इफेक्ट और कॉजेस के भी कॉजेस होंगे। ओके, तो तीनों लेक्चर्स एक साथ देखना बहुत जरूरी है, पूरी एक पिक्चर, एक बैकग्राउंड को क्रिएट करने के लिए। आज फाइनली ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे। सो अब यहां पे हम लोग बात कर रहे थे डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि बहादुर शाह की जब डेथ होती है उस समय मुगल एम्पायर की सिचुएशन क्या थी, तो उसको एक बार यहां पे लिख लेते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा रहेगा तो उसके हिसाब से ही आगे लेक्चर चलेगा, वो याद रखना बहुत जरूरी है। तो एक बार उसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि वो जब भी आगे इसको हम कंपेयर करें सिचुएशंस को, तो वो कंपैरिजन के लिए काम आ जाए। ओके, सो सबसे पहले तो देखा था कि एम्पायर वाज इन पॉलिटिकल क्राइसिस। सो पॉलिटिकल क्राइसिस में था। सेकेंड थिंग वाज फाइनेंशियल क्राइसिस। Third thing was administration was deteriorating, and fourth thing was military strength, ये भी नीचे जा रही थी। तो मेन ये सब चल रहा था जब बहादुर शाह जफर की डेथ होती है। बहादुर शाह जफर ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे इन सबको कंट्रोल करने के लिए, लेकिन वो गलत पड़ जाते हैं, और जब तक वो अपनी गलती सुधार पाते उनकी डेथ हो जाती है। अब एम्पायर की सिचुएशन ये है, ये बैकग्राउंड चल रहा है, बहादुर शाह जफर की डेथ हो चुकी है। अब यहां पे ये फाइनेंशियल क्राइसिस ये बर्थ देती है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को मुगल हिस्ट्री में, जिसे हम कहते हैं कंसेप्ट ऑफ किंग मेकर। कंसेप्ट ऑफ किंग मेकर। अब ये किंग मेकर का कंसेप्ट क्या है, ये सबसे पहले समझना है। अब देखो, एम्पायर फाइनेंशियल क्राइसिस में है, रूलर स्ट्रांग नहीं है क्योंकि उनके एम्पायर फाइनेंशियल क्राइसिस में है, एडमिनिस्ट्रेशन क्राइसिस में है। जो भी अब प्रिंस बने, जो भी एम्परर बनेगा बहादुर शाह के बाद, वो खुद अपने आप से एम्परर बनने के लिए इतना ताकतवर नहीं है, तो वो हेल्प लेगा नोबल्स, और जो नोबल उसकी हेल्प करेगा उसी को हम लोग कहेंगे किंग मेकर। ओके, तो अब बहादुर शाह की डेथ के बाद थ्रोन पे बैठते हैं जहांगीर शाह। जहांगीर शाह ओके, इनको थ्रोन पे बैठने में मदद करते हैं किंग मेकर, या फिर एक नॉबल थे, उनका नाम था जुल्फिकार खान। जुल्फिकार खान। अब सर, एनसीईआरटी इनकी क्वालिटी मेंशंस करती है। मैंने बताया था कि लेटर मुगल्स आएंगे, वो इतने इनकेपेबल होंगे कि उनकी इनकेपेबिलिटी ही एक मेजर कॉज बन जाएगा डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। जहांगीर शाह थ्रोन पे बैठते हैं विद द हेल्प ऑफ जुल्फिकार खान। ही वाज द नोबल फ्रॉम द ईरानी सेक्शन। फैक्शनिज्म की बात हम कर चुके हैं।
ईरानी फैक्शन के ये नोबल थे, ये एम्परर बनते हैं। एनसीईआरटी इनकी क्वालिटीज मेंशन करती है। पहली क्वालिटीज है वीक, डिजेनरेट, थर्ड wholly devoted to pleasure. Empire was facing political crisis, empire was facing financial crisis, administration was deteriorating, military strength is going down, and ruler who sits on the throne is weak, degenerate, and wholly devoted to pleasure. Wholly devoted to pleasure. अब सर जो इनको किंग बनवाते हैं, किंग मेकर, ही वॉज हाईली एफिशिएंट, एनर्जेटिक, एफिशिएंट एंड अ लर्नेड मैन। सो जुल्फिकार खान तो बहुत एफिशिएंट है, और किंग जो है, जो एम्परर है, वो बहुत ही वीक और डिजेनरेट एंड होली डिवोटेड टू प्लेजर। Why I am repeating all this? Because this is mentioned in the NCERT, and whatever is mentioned in your NCERT is very important for you. Okay? So, Zulfikar Khan, efficient, energetic. Okay, so इसने मदद की जहांगीर साहब को थ्रोन पे बैठवाने के लिए। एफिशिएंट भी है, एनर्जेटिक भी है। तो सारा जो पावर था वो जुल्फिकार खान के पास था। वैसे ये वजीर बनते हैं, एम्परर एंड हिज वजीर, बट सारा पावर, सारा कंट्रोल है जुल्फिकार खान के हाथ में। ही इज नॉट द रियल रूलर, सिर्फ नाम के ये रूलर है जहांगीर शाह, और ये रूलर बनने के लायक भी नहीं थे। सो जुल्फिकार खान is holding all the powers within the empire and he is from the Irani faction. इस चीज को अभी याद रखना, इसका implication आगे देखना। ओके, अब प्रॉब्लम्स क्या चल रही है ये लिखी, सारी प्रॉब्लम्स जो प्रॉब्लम्स चल रही है मुगल एम्पायर में। अब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जुल्फिकार खान कुछ स्टेप्स लेते हैं, जैसे प्रीवियस रूलर्स में लिए थे स्टेप्स, वैसे ही कुछ स्टेप्स लेते हैं जुल्फिकार खान। और जुल्फिकार खान के पास ही अब रियल पावर है, और यहां से जो भी किंग मेकर होगा उसी के पास रियल पावर रहेगी। सारे रूलर्स जो भी आएंगे वो सारे वीक होंगे, सारे करप्ट, कवार्ड इस तरीके से होंगे, और जो रियल पावर अब से रहेगी एम्पायर की वो रहेगी किंग मेकर या फिर वजीर या फिर जो भी पोस्ट वो होल्ड कर रहे हैं उस एम्पायर में। तो अब इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए जुल्फिकार खान कुछ लेते हैं स्टेप्स। सबसे पहला स्टेप लेते हैं, ही ट्राई टू कंसिलिएट राजपूत एंड मराठास। सबसे पहले राजपूत एंड मराठास, इनको कंसिलिएट करते हैं, इनको मनाते हैं। बिकॉज इनसे क्या हो रहा है, व्हाई ही इज टेकिंग दिस स्टेप, बिकॉज ही वांट टू स्ट्रेंथन हिज मिलिट्री। Rajputs, efficient fighters. Marathas, efficient fighters. The staunchest warriors of that time. So he want Marathas and Rajputs to conciliate. He is conciliating Rajputs and Marathas to strengthen his military. Okay. First step is conciliatory policies toward Rajputs and Marathas. Second step, abolish jizya. Okay. The jizya, the hated tax, which was imposed by Aurangzeb, is abolished by Zulfikar Khan. Why? Because he want the Rajputs to come in his favor, all the Hindu groups to come in his favor, because he want to make his position strong within the empire. So the next step he takes is he abolishes jizya. Okay, दो steps। तीसरा स्टेप जो बहुत ही अच्छा स्टेप उन्होंने लिया, ये फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए जो रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया था बहादुर शाह जफर ने, उसको यहाँ पे बंद करवा देते हैं जुल्फिकार खान। ओके, स्टॉप द रेकलेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जागीर्स। ओके सर, ये 3 स्टेप्स लिए। पहला स्टेप
मिलिट्री को स्ट्रेंथन करने के लिए, दूसरा जो हिंदू राजास हैं उनको पैसिफाई करने के लिए, एंड थर्ड स्टेप फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। अब फाइनेंशियल क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए एक स्टेप और लेते हैं, और ये वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट ही इज कमिटेड। ओके, ही इंट्रोड्यूस्ड इजहारादारी सिस्टम। और इससे एक और कॉज निकलने वाला है अभी डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का। इंट्रोड्यूस इजहारादारी सिस्टम। ओके, अब इजहारादारी क्या था? इजहारादारी में क्या था? एक ऑफिशियल को अपॉइंट करते थे या फिर एक कॉन्ट्रैक्ट करते थे किसी भी ऑफिशियल से, कह सकते हैं रेवेन्यू फार्मर से, कह सकते हैं उनको, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करते थे और एक फिक्स्ड अमाउंट कहते थे कि इस एरिया से आपको इतना अमाउंट हमें देना है, उसके अलावा जितना आप और कलेक्ट कर सकते हो वो आपका। अब सर ये मान लीजिए एक एरिया है, यहाँ से लैंड रेवेन्यू आ सकता है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 500 रुपीज इस एरिया से, और एम्परर ने फिक्स कर दिया कि यहाँ से 500 रुपीज हमको चाहिए एक साल के बाद, उसके अलावा जितना भी आप और यहाँ से लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं वो आपका। तो अब सर यहाँ पे सबसे ज्यादा दिक्कत में कौन आएगा? द पेजेंट्स। जो पेजेंट्स इस पे फार्मिंग कर रहे हैं उनका खून चूसेंगे वही रेवेन्यू फार्मर्स या फिर वही कॉन्ट्रैक्टर्स, क्योंकि 500 उन्हें देने हैं, उसके बाद जितना भी पैसा आएगा वो सारा उनका। तो यहां से पेजेंट्स की जो सिचुएशन थी वो बहुत ज्यादा डिटेरियोरेट करती है, एंड यहीं से पेजेंट रिवोल्ट स्टार्ट हो जाते हैं, एंड पीजेंट रिवोल्ट वाज वन ऑफ द फैक्टर फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। ओके, सो इजहारादारी सिस्टम को रिड्यूस करते हैं, इसका इंप्लीकेशन क्या होता है सर? पेजेंट रिवोल्ट्स। पीजेंट रिवोल्ट्स। ओके, क्योंकि पीजेंट से ही ज्यादा से ज्यादा लैंड रेवेन्यू लेने की कोशिश करेंगे वो मिडिल मैन या फिर रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्टर। ओके, सो ये 4 स्टेप्स जुल्फिकार खान ने लिए, ये 3 स्टेप्स। ओके, बट दिस स्टेप इजहारादारी सिस्टम, this created another problem, the peasant revolts, and this became one of the factors for the decline of Mughals. Okay, so अब ये बैकग्राउंड है। अब शुरू होती है कोर्ट में पॉलिटिक्स। बिकॉज पॉलिटिक्स क्यों? ही वॉज द नोबल फ्रॉम द ईरानी फैक्शन, एंड बीइंग अ नोबल ही इज होल्डिंग ऑल द पावर विद इन हिमसेल्फ। तो जो और नोबल्स थे उन्हें लगता है कि ये तो फिर मैं क्यों नहीं। ओके सर, अगर ये तो फिर मैं क्यों नहीं, इसीलिए कोर्ट में स्टार्ट हो जाती है पावर स्ट्रगल बिटवीन द नोबल्स ऑफ डिफरेंट फैक्शंस। ही इज अ ईरानी फैक्शन नोबल, हिंदुस्तानी फैक्शन नोबल्स and Durrani faction nobles are thinking that why can't we hold all the power? अब यहां से पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी है एम्पायर में। अब होगा क्या? जहांगीर साहब वाज वीक एंड डिजेनरेट, सो अब उसके कान भरना शुरू करते हैं नॉवेल्स, अदर नॉवेल्स, कि ऑल द पावर इज विद इन इज होल्डेड बाय अ वजीर। आपके पास क्या पावर है? वो बहुत पावरफुल बन रहा है, वो आपको भी डिथ्रोन करवा देगा। इस तरीके से कान भरना शुरू होते हैं जहांगीर शाह के जुल्फिकार खान के खिलाफ। अब इससे होता है मिसट्रस्ट। अब मिसट्रस्ट किसमें? वजीर में और एम्परर में। अब एम्परर में और वजीर में मिसट्रस्ट। एडमिनिस्ट्रेशन वाज ऑलरेडी कोलैप्सिंग, एंड बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इन द कोर्ट there arises a situation when wazir is not believing the emperor, and emperor is not believing the wazir. This further deteriorated the situation in the empire. Okay sir, so this politics created by the other nobles, and this was one of the reason। अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से पॉलिटिक्स बढ़ती चली जा रही है और रूलर बाय रूलर मिसट्रस्ट क्रिएट होता जा रहा है। अब ये बैकग्राउंड है। अब इस बैकग्राउंड में एक वॉर होता है जहांगीर शाह और फर्रुखसियार के बीच में, जिसमें फर्रुखसियार जहांगीर शाह को मार देते हैं, हरा देते हैं नियर आगरा, एंड ही सिट्स ऑन द थ्रोन बाय द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स।
सैयद ब्रदर्स का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज सैयद ब्रदर्स आर नोन एज द किंग मेकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया. मोस्ट फेमस किंग मेकर्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया आर सैयद ब्रदर्स. ओके, अब बात करेंगे हम लोग फर्रुखसियार और सैयद ब्रदर्स की. इतना अब हम लोगों ने औरंगजेब की रेन को एनालाइज कर लिया है, हम लोगों ने बहादुर शाह की रेन को एनालाइज कर लिया है, हम लोगों ने जहांगीर शाह या फिर जुल्फिकार खान की रेन को एनालाइज कर लिया है. और अब इतने के बाद हम यहाँ पे एक ही और लिख सकते हैं, पेजेंट रिवॉल्ट. पेजेंट रिवॉल्ट एक तो, और एक दूसरा पावर स्ट्रगल. पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है, पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है बिटवीन द नॉवेल्स. पावर स्ट्रगल, पावर स्ट्रगल. अब ये बैकग्राउंड चल रहा है एंड फर्रुखसियार विद द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स सिट्स ऑन द थ्रोन. ओके सर. नाउ अब सर एम्परर कौन है? अब सर एम्परर बन चुके हैं फर्रुखसियार. फर्रुखसियार एंड किंग मेकर सैयद ब्रदर्स. सैयद ब्रदर्स. अब सैयद ब्रदर्स दो थे, एक को फर्रुखसियार बनाते हैं वजीर, एक को बनाते हैं वजीर और दूसरे को बनाते हैं मीर बख्शी. मीर बख्शी का मतलब मिलिट्री कमांडर, डिफेंस मिनिस्टर कह सकते हैं आप. अगर आपको एनालॉजी करनी है आज के प्रेजेंट सिचुएशन से, तो मीर बख्शी बनाते हैं ब्रदर को, एक को बनाते हैं वजीर, और फर्रुखसियार becomes the emperor. And now NCERT mentions his qualities, and let us just look at his qualities. The first one is coward. Coward. Undependable. Undependable. Coward, undependable, wholly devoted to pleasure. Pleasure. ये भी pleasure. फर्रुखसियार सिचुएशन बैकग्राउंड, पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है, पेजेंट रिवॉल्ट हो रहे हैं, ये सारी सिचुएशन चल रही है बैकग्राउंड में. एंड द रूलर इज कवर्ड, अनडिपेंडेबल एंड wholly devoted to pleasure. But even though he was covered and inefficient ruler, लेकिन इसके बावजूद भी he did not wanted to give सैयद ब्रदर्स a free hand to rule. सैयद ब्रदर्स को फ्री हैंड नहीं देना चाहते थे रूल करने के लिए फर्रुखसियार. ओके, सो अब यहाँ पे स्ट्रगल शुरू होता है सैयद ब्रदर्स और फर्रुखसियार में. सैयद ब्रदर्स ने किंग मेकर सैयद ब्रदर्स ने फर्रुखसियार को थ्रोन पे बैठवाया क्यों? बिकॉज दे वांटेड टू रूल. अर्लियर जुल्फिकार खान वाज रूलिंग, सो दे थॉट if Farrukhsiyar sits on the throne and we help him to sit on the throne, then real power will be on our hand. लेकिन Farrukhsiyar was not giving free hand, so struggle started between Farrukhsiyar and Sayyid brothers. NCERT very beautifully says, very beautifully, year after year, Farrukhsiyar tried to kill Sayyid brothers. Year after year, Farrukhsiyar tried to kill Sayyid brothers, and year after year he failed. हर साल मारना चाह रहे हैं Farrukhsiyar Sayyid brothers को, क्योंकि उन्हें पता है they are very strong. जब वो किसी और को मरवा के इनको राजा बनवा सकते हैं, तो इनको मरवा के किसी और को भी बनवा सकते हैं, और वही करेंगे अभी. So year after year he tries to kill Sayyid brothers, and year after year he fails. Okay, so अब ये but Sayyid brothers फिर से they were efficient, powerful, फिर से ये कुछ स्टेप्स लेते हैं इन सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए. फिर से conciliatory policies towards Marathas and Rajputs. Conciliatory policies towards Marathas and Rajputs. Towards Marathas and Rajputs. Tolerant approach towards Hindus. ये सर इसको याद रखो, भी इसका इम्प्लीकेशन, इन दोनों का इम्प्लीकेशन आएगा. टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदूज, अप्रोच टुवर्ड्स हिंदूज. ओके, कंसीलिएटरी पॉलिसीज टुवर्ड्स मराठा एंड राजपूत, वही मिलिट्री स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदूज. अब सैयद ब्रदर्स बिलोंग टू द हिंदुस्तानी फैक्शन. ये हिंदुस्तानी फैक्शन की हिंदुस्तानी मुसलमान थे. सो उन्हें पता था कि अगर आपको हिंदुस्तान को अच्छे से एडमिनिस्टर करना है तो हिंदू और मुसलमान का साथ आना बहुत जरूरी है.
That is why he, made a policy, a tolerant approach towards Hindus. He came up with a policy of tolerant approach towards Hindus. ये दो चीजें, and he also abolished jizya in some other places. Okay, so pilgrimage tax जहाँ पे other places पे देना पड़ा था लोगों को, उसको भी इन्होंने abolish किया. Pilgrim tax, pilgrim tax को इन्होंने abolish किया. Okay, अब सर ये दिया, and he believed that the association of the Hindu novels and associations of the Muslim novels, they should come together and work for the benefit of the empire. They also wanted to save the empire. They were efficient also, but Farrukhsiyar was not giving them a free hand, and they wanted the free hand to run the administration efficiently. लेकिन Farrukhsiyar नहीं दे रहे हैं. Year after year he tries to do. अब सर सिचुएशन देखो, एम्परर, वजीर और मीर बख्शी. एम्परर चाह रहा है कि उसके वजीर और उसका मीर बख्शी मर जाए. सर जस्ट एनालाइज द सिचुएशन ऑफ द मुगल कोर्ट. पैनिक है सर, चारों हर तरफ पैनिक है. इस बैकग्राउंड में सैयद ब्रदर्स किल्ड फारूखसियार, किल्ड. सैयद ब्रदर्स किल्ड फारूखसियार. एम्परर को मार दिया. वजीर और मीर बख्शी ने मिलकर एम्परर को मार दिया. सर पैनिक फैल गया हर तरफ. Emperor was killed by the Wazir and Mir Bakshi, by the nobles of the Hindustani faction. जो other factions के nobles थे, उन्हें लगा कि अगर emperor सेफ नहीं है, emperor अगर सेफ नहीं है तो हमारी सेफ्टी की क्या गारंटी है? Again politics started in the court. Farrukhsiyar was killed and was killed by Sayyid brothers. अब इतनी चीज को करते हैं एनालाइज की. इस तीनों का, इन तीनों, एक तो जो पॉलिसीज, कंसेंट्री पॉलिसीज टुवर्ड्स मराठा है, और इसमें उन्होंने किया क्या था, मराठास को स्वराज दे दिया जो वो डिमांड कर रहे थे शिवाजी के समय से, औरंगजेब के समय से, और जो मुगल्स नहीं दे रहे थे उनको स्वराज उन्होंने दे दिया. टॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदूज. अब इन दो का, और जो किल कर दिया सैयद ब्रदर्स ने फारूखसियार को, इन तीन का इंप्लीकेशन क्या हुआ सर, इसको अब समझना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, फारूखसियार मर चुके हैं. उसके बाद दो और एम्परर को थ्रोन पे बैठवाते हैं सैयद ब्रदर्स. बहुत ही वीक, मतलब इतने वीक कि एनसीईआरटी ने उनका नाम तक मेंशन नहीं किया. ओके, वो भी मर जाते हैं बिकॉज ऑफ द डिजीज. दे डाइड बिकॉज ऑफ द नेचुरल डेथ. तो अब सैयद ब्रदर्स 3 एम्परर बनवा चुके हैं, और ये करते करते ईयर केम 1719. 1719 का साल है. 3 एम्परर बदल चुके हैं. अब देखो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी. औरंगजेब ने 50 साल रूल किया. 1707 में औरंगजेब मरते हैं और 1719 आते आते 5 रूल बदल गए. Just see the gravity of the situation. Just analyze the situation. Just see the background and analyze yourself. 5 रूल बदल जाते हैं 15 साल के स्पेन में, 12-13 साल के स्पेन में. Just see the political instability in the empire. पता ही नहीं कौन किसको मरवा दे. पैनिक है हर तरफ. एडमिनिस्ट्रेशन कोलैप्स कर चुका है. पावर स्ट्रगल शुरू हो चुकी है बिटवीन द नोबल्स ऑफ द डिफरेंट फैक्शंस. अब सर इन दोनों का क्या होता है? अब 1719 में मोहम्मद शाह रंगीला सिट्स ऑन द थ्रोन बाय द हेल्प ऑफ सैयद ब्रदर्स. सैयद ब्रदर्स मोहम्मद शाह, नाम मोहम्मद शाह है, रंगीला निकनेम है. और रंगीला निकनेम किसका होता है? सबका. ओके, सो मोहम्मद शाह रंगीला सिट्स ऑन द थ्रोन. बहुत रंगीन मिजाज के आदमी थे, सो उनको निकनेम दिया गया स्टूडेंट्स के द्वारा मोहम्मद शाह रंगीला. 18 year old, he was 18 year old when he sat on the throne. अब सैयद ब्रदर्स 4 एम्परर बदलवा चुके हैं. पॉलिटिक्स स्टार्ट हो चुकी है. अब मोहम्मद शाह, अब एम्परर कौन है सर? मोहम्मद शाह. मोहम्मद शाह. क्वालिटीज देखिए सर. क्वालिटीज, सबसे पहली क्वालिटी करप्ट. एम्परर इज करप्ट. कैन यू इमेजिन द सिचुएशन? करप्ट, weak, wholly devoted to pleasure.
होली डिवोटेड टू प्लेजर। और सैयद ब्रदर्स के खिलाफ एक वेव चलती है कि एम्परर को मरवा दिया, राजपूत मराठास को स्वराज दे दिया, यू नो। सो अब पॉलिटिक्स स्टार्ट हो जाती है बहुत तेजी से और मोहम्मद शाह के कान भरना शुरू है। अब बात क्या है, अब पॉलिटिक्स में बोला क्या जा रहा है सैयद ब्रदर्स के खिलाफ कि दे आर एंटी इस्लामिक बिकॉज दे यू नो डिसटॉलरेंट अप्रोच टुवर्ड्स हिंदू। इसका इंप्लीकेशन क्या था, सैयद ब्रदर्स पे इल्जाम लगे कि दे आर एंटी इस्लामिक। एनसीईआरटी मेंशंस दिस, एंटी इस्लामिक। जो मराठास को स्वराज दे दिया उससे उसका इंप्लीकेशन तो अदर नोबल्स कहते हैं बिकॉज दे हैव गिवन स्वराज टू मराठास, एंटी मुगल। जिसके हाथ में सारी पावर है अभी वो एंटी मुगल है, वो एंटी इस्लामिक है, ऐसा बताया गया। ओके, और उसने एम्परर को मरवा दिया। मोहम्मद शाह के पास ये सारी बातें पहुंच रही हैं। अब एक और बहुत पावरफुल नॉवल निजाम उल मुल्क, इनकी हेल्प से मोहम्मद शाह, निजाम उल मुल्क की हेल्प से मोहम्मद शाह किल्ड सैयद ब्रदर्स in 1720. The most famous kingmakers of the Indian history died or killed, I must say, by 19-year-old Muhammad Shah with the help of another noble Nizam ul Mulk. And what are the और उनके खिलाफ कान कैसे भरेंगे कि he is anti-Mughal, he is anti-Islamic, he killed the emperor, he is tolerant towards Hindu, he is anti-Islamic. And सैयद ब्रदर्स का सिचुएशन है, ये जो सिचुएशन है ये सारी ग्रेव होती जा रही है। करप्ट, इसका मतलब क्या है सर, ये करप्ट क्यों है? करप्ट रूल कब हो जाएगा? जब फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी एम्पायर की। रूरल करप्ट, मोहम्मद शाह वाज करप्ट। और करप्ट का क्या मतलब है? ही यूज्ड टू टेक ब्राइब फ्रॉम हिज ऑफिशियल्स, अपने ऑफिशियल से ही ब्राइब ले रहे हैं। मतलब कैन यू इमेजिन नरेंद्र मोदी टेकिंग ब्राइब फ्रॉम वन ऑफ इट्स ऑफिशियल, फ्रॉम वन ऑफ द डीएम, फ्रॉम वन ऑफ द आईएएस ऑफिसर? कैन यू इमेजिन दैट? That's what is happening. Emperor is taking bribe. Sir, Mughal sir, mighty Mughals, once ruled by the greats like Akbar, Aurangzeb, energetic rulers, you know, power, Humayun, Shahjahan, built the Taj Mahal, Red Fort. वो मुगल एम्पायर जिन्होंने 7 अजूबों में से एक अजूबा बनवाना is now in the hands of Muhammad Shah and sorry Muhammad Shah Rangila, corrupt. Just look at the fortunes of the Mughals, mighty Mughals. NCERT जब शुरू करती है चैप्टर, सबसे पहली लाइन लिखी है मुगल एम्पायर the envy of its contemporaries, envy of its contemporaries. जो 7 के एम्पायर थे जला करते थे मुगल एम्पायर से, literally stand rulers. The Mughal Empire, envy of its contemporaries, now in the hands of Muhammad Shah Rangila, corrupt ruler. Empire situation ये है, corrupt ruler. Sits on the throne, wholly devoted to pleasure. अब सैयद ब्रदर्स मर जाते हैं, निजाम उल मुल्क becomes the वजीर। अब सर सिचुएशन फिर से हाईली एफिशिएंट मैन, लेकिन इन्होंने भी कोशिश की इन्हें, लेकिन इन्हें लगा कि पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा है एम्पायर में कि कोशिश करने के बावजूद भी कुछ नहीं होना। ही वेंट टुवर्ड साउथ एंड कार्व्ड इंडिपेंडेंट और आई मस्ट से सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद। निजामुल मुल्क, मुगल एम्पायर चले जाते हैं, अपना खुद का एम्पायर बना, तो ये बहुत पावरफुल है। मोहम्मद शाह पावरफुल नहीं रह गया। मोहम्मद शाह तो क्या पिछले 3 या 5 रूलर्स तो सब उनके हाथ में पावर है ही नहीं। इनको पता चल गया कि अगर हम यहाँ मुगल कोर्ट में है तो हमें मार दिया जाएगा। ही वाज पावरफुल। अभी जो सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम सक्सेसर स्टेट की बात अगले टॉपिक में करेंगे। तो अब सिचुएशन ये है, सिलेबस मर चुके हैं, निजामुल मुल्क becomes the वजीर and highly corrupt ruler is sitting on the throne. अब सर
फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है, फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है कि दे आर नॉट एबल टू पे द सोल्जर्स। फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी ज्यादा बिगड़ चुकी है सर कि दे आर नॉट एबल टू पे सोल्जर्स। नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज, नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू द सोल्जर्स। नॉन पेमेंट ऑफ सैलरीज टू सोल्जर, इसकी वजह से सोल्जर्स म्यूटनी करने लगे, गार्ड नहीं कर रहे हैं बॉर्डर, मिलिट्री स्ट्रेंथ फर्दर डिक्लाइन। और अब सर इस बैकग्राउंड में इतनी सारी सिचुएशंस खराब हैं, इस बैकग्राउंड में अब जब एम्पायर फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कोई पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं है उसके पास, पैसा नहीं है, मिलिट्री नहीं है, तो क्या होगा सर? अब फॉरेन इन्वेजन्स। यही हुआ। The foreign invasions by Nadir Shah and further by Ahmad Shah Abdali fully deteriorated the Mughal Empire, and Mughal Empire became, Mughal Empire declined, fully declined, just remained in the name only. No power, no financial strength, no military strength. और अब सर नादिर शाह रेन ऑफ टेरर, नादिर शाह आता है, कोहिनूर हीरा ले जाता है, पीकॉक थ्रोन ले जाता है, कत्लेआम दिल्ली में, कत्लेआम मचा दे दिल्ली में। अहमद शाह अब्दाली आता है, कत्लेआम मचा देता है, मराठास को हरा देते हैं अहमद शाह अब्दाली। अब सर यहाँ पे आके 1740 का समय आ चुका है। 1740 नादिर शाह ने 1740 का समय है, एम्पायर सब कुछ बिखर चुका है, फॉरेन इन्वेजन होने लगे हैं। अब सर मुगल एम्पायर फुल्ली डिक्लाइन कर चुका है। अब सर सारा एनालिसिस हो गया, अब बस एक बार कॉजेस को लिख लेना है। सारे कॉजेस हैं आपके दिमाग में, अगर आपने तीनों वीडियोस को अच्छे से देखा है तो सारे कॉजेस आपके दिमाग में है। बस फॉर द सेक बस एक बार हम लोग को लिख लेना है और वी विल वाइंड द क्लास। ओके, कॉजेस शुरुआत करते हैं औरंगजेब से। सबसे पहला कॉज औरंगजेब की पॉलिसीज, औरंगजेब पॉलिसीज। कौन कौन सी पॉलिसीज सर? रिलीजियस पॉलिसीज एंड एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज। उन्होंने पहला ब्लो दिया था मुगल एम्पायर। ओके, पहला ब्लो। फिर जागीरदारी क्राइसिस, जागीरदारी क्राइसिस दूसरा कॉज। जागीरदारी क्राइसिस के कॉजेस, जागीरदारी क्राइसिस का इफेक्ट सब पढ़ा है फर्स्ट लेक्चर में। जागीरदारी क्राइसिस, औरंगजेब पॉलिसीज, जागीरदारी क्राइसिस के जो कॉजेस थे वो भी डिक्लाइन ऑफ मुगल के कॉजेस हैं, तो उनको भी लिख लेते हैं। नो साइंटिफिक डेवलपमेंट, नो साइंटिफिक डेवलपमेंट, नो एक्सपेंशन, नो एक्सपेंशन, no expansion. Okay, incapabilities of the later Mughals, incapabilities of later Mughal, incapabilities of the later Mughals, factionalism within the court, फैक्शनलिज्म कितना 1 2 3 4 5, और इन सबके कॉजेस क्या है वो भी आपको पता है। अगर एक सेपरेट क्वेश्चन आता है कि हाउ डज व्हाट पॉलिसीज ऑफ औरंगजेब कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, और हाउ डिड औरंगजेब कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, आप उसका भी आंसर दे सकते हैं। हाउ डिड जागीरदारी क्राइसिस कंट्रीब्यूटेड टू द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स, उसका भी लिख सकते हैं। बिकॉज़ हर एक चीज को अच्छे से समझा है, सारे कांसेप्ट्स को अच्छे से एनालाइज किया, सारे कॉजेस, सारे इफेक्ट्स, सारे सब कुछ। फैक्शनलिज्म, इनकेपेबिलिटी ऑफ लेटर मुगल, इन सबको आप एक सेपरेट आंसर लिख सकते हैं।
factionalism, incubability of Mughals, no expansion, no scientific development, Jagirdari crisis, Aurangzeb की policy, foreign invasions. Foreign invasions. Okay. Peasant revolts. Peasant revolts. और एक और फैक्टर था कि मुगल्स के पास उनकी नेवी नहीं, नेवी का ना होना भी उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को डिक्लाइन करता था, इसीलिए इन्हीं सब फैक्टर्स ने आकर्षित किया फॉरेन लीडर्स को। तो नो नेवी, एब्सेंस ऑफ नेवी, ये भी एक फैक्टर है। फॉरेन इन्वेजन, पेजेंट रिवॉल्ट्स, एक्शंस ऑफ नेवी, Aurangzeb's policy, Bahadur Shah, incubability of the later Mughals, political instability, political instability. एक रीजन और बचा है, थोड़ा सा छोटा सा है, उसको समझ लेते हैं एंड टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ये सारे रीजंस थे, आपको सारा कुछ इनका एक्सप्लेनेशन भी पता है क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, क्या 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 इनके इम्प्लीकेशंस हैं। अब सर जैसे मैंने बताया था कि निजामुल मुल्क अंडरस्टूड कि यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, एंड ही वाज पावरफुल, और जो भी एम्परर था वो पावरफुल नहीं रह गया। तो बहुत सारे जो भी पावरफुल नॉबल्स थे उन्होंने अपना सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम बनाने का कोशिश की। तो उसने फर्दर जो भी एफिशिएंट नॉबल्स थे वो सोच रहे हैं कि अपना अलग किंगडम बना लें, वहां के राजा बन सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे रहेंगे तो मारे जाएंगे, बिकॉज ऑफ द पॉलिटिक्स इन द कोर्ट। सो this demand for the semi-independent kingdom also deteriorated the situations of the Mughal. Okay, so this एक और reason, demand for semi-independent, independent kingdom, demand for separate kingdoms, demand for separate kingdoms. अब जाके अपना डिक्लाइन ऑफ मुगल्स का टॉपिक का कंसेप्चुअल टॉपिक खत्म हो जाता है। सारे कॉजेस, सारे एम्पायर्स की रेन में क्या क्या हुआ, क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए, वो सब कुछ अच्छे से कर लिया है। अब बस आपको 2 से 3 बार वीडियोस देख लेनी है, और बस एक बैकग्राउंड आपको हमेशा याद रखना है कि कोई भी रूलर जब थ्रोन पे बैठ रहा है तो बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि उसी बैकग्राउंड के हिसाब से वो पॉलिसीज बना रहा है, और उन्हीं पॉलिसीज में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो रही है, इसकी वजह से फर्दर डिटीरियोरेट हो रही है सिचुएशन। तो बैकग्राउंड और एक पिक्चर को क्रिएट करना अपने दिमाग में बहुत जरूरी है, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाया, वरना मेरे को सिर्फ इतना ही पढ़ाना था जो आज लास्ट के 10 मिनट में बताया। कॉजेस, यही बस टॉपिक है, कॉजेस फॉर द डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। बट ये याद करवाना इज नॉट अ सोल्यूशन, इसको समझाना इज अ सोल्यूशन। सो एक पिक्चर क्रिएट करिएगा अपने दिमाग में अच्छे से, बैकग्राउंड याद रखिएगा, एंड ये अपने आप हो जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। अब लास्ट में बस जो अगला टॉपिक होगा, तो कुछ फैक्ट्स होंगे जो भी रेलेवेंट फैक्ट्स हैं इस टॉपिक से आपके लिए, वो, एंड फिर हम लोग जो इंडिपेंडेंट किंगडम, सेमी इंडिपेंडेंट किंगडम, ये सब कैसे बने, क्या कौन कौन से नॉवेल्स ने बनाए, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर से। सो थैंक यू फॉर टुडे, स्टे हेल्दी, स्टे फिट, वर्क हार्ड, एंड यस, वी विल ब्रेक इट टुगेदर।